नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस के एकेडमी के द्वारा यहाँ पे एक बिहार एसएससी का सेट निकाला गया है। तो आप लोग जो भी नहीं खरीदे हैं, इसको मार्केट में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं जाकर। और आपको बता दें कि हम लोग आज इसका सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, ठीक है। और जीके के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पूरा कवर करेंगे। और आपको बता दें कि बिहार एसएससी +2 लेवल यानी इंटर लेवल का जो बहाली है वो आपको आया हुआ है। और जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उसको उन लोग ये इस सेट को कवर करेंगे और सेट लगाएंगे। उसके बाद जिनका भी जितना नंबर आ रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपको बता दें कि 4 सेट से पहले हमने 3 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्यूरीज होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिएगा, गांधीवादी योजना का जो है यहाँ पर विचार जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको बता दें कि गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी, कब 1944 में यहाँ पे गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। और इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कृषि से संबंधित था और इस पर बल दिया गया था गांधीवादी योजना में, ठीक है। उसके बाद एक आता है सर्वोदय योजना। इसमें बता दें आपको कि भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा, और जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो था आपको बता दें कि इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक है जन योजना। तो जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था 1945 में, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक आता है विश्वेश्वरैया योजना। ये जो है आपको आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये सब पॉइंट्स को आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार यहाँ पे आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी में दे रखा है, काम पाने का अधिकार। ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से एक में से एक है और इससे संबंधित है। आपको बता दें कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार। ये सब क्या है? तो ये सब मौलिक अधिकार है। अभी वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार की संख्या है। आपको बता दें कि मूल संविधान जब बना था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया और इसको मूल अधिकार से हटा करके इसको कानूनी दर्जा दिया गया, ठीक है। उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर पूछे तो 6 हो जाएगा मौलिक अधिकार की संख्या। और आपको बता दें कि मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर बता दें कि अनुच्छेद इसके बारे में बात कर लें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा किया गया है यहाँ पे मौलिक अधिकार का, ठीक है। और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है तरल पदार्थ के गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका दे रखा है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है ये आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है यहाँ पे, तो यही हाइड्रोमीटर जो हो जाएगा ये लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही तरल पदार्थ को मापता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका दे रखा है यहाँ पे विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर जो है यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे स्टैलेगोमीटर, ठीक है, स्टैलेग्मोमीटर है दिया हुआ। तो स्टैलेग्मोमीटर जो है यह कांच का उपकरण है और किसी तरल पदार्थ की सतह
के तनाव को मापता है, ठीक है, और इसका उपयोग अक्सर अल्कोहलिक सांद्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि आपका अमीटर हो गया, इसका विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर जो होता है यह समुद्र में यंत्र यानी गहराई को मापता है, ठीक है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप का पता लगाने के लिए ये उपकरण है। फिर है आपका स्पीडोमीटर, यह गति को यहाँ पे प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? तो देखिए ये जो हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पटन प्रभाव जो है ये रमन प्रभाव से संबंधित है और इस प्रकाशिक सादृश्य है यहाँ पर इसका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दे रखा है, शुक्र हो जाएगा। बात करें कि सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड ग्रह कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा सूर्य से दूरी जो होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सन है, तो इससे दूरी ग्रह जो हो जाएगा आपका, जैसे देखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर आपका आ जाएगा शनि, और फिर आएगा अरुण, और एक हो जाएगा वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य से दूरी है। और उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की संख्या क्रम जो हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और अगर पृथ्वी से दूरी के आधार पर बात करें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे। ये आपका सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस कथनों का यहाँ पर चयन करिए, उस कथन का जो वेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए सबसे अच्छा वर्णन आपका करता है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे मुखिया जो है ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिएगा मुखिया और ग्राम पंचायत बनने के लिए आपका न्यूनतम जो है 18 वर्ष, माफ कीजिएगा 21 वर्ष किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्राम पंचायत जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जो होता है या मुखिया होता है, सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है, ठीक है। और इसके चुनाव लड़ने की कितना उम्र है? तो 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर पंचायत की हम लोग चर्चा करें तो पंचायतों का जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ग में चर्चा किया गया है पंचायतों का, ठीक है। ग्राम स्तर पर जो होता है ग्राम पंचायत होता है, अधिकारी मुखिया होते हैं, ठीक है, प्रधान सरपंच, ठीक है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और इसका अधिकारी जो होता है वह प्रमुख होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है जिसके अधिकारी अध्यक्ष होते हैं और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। तो चलिए ये सब पॉइंट्स को भी आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? देखिए म्यांमार का जो पुराना नाम था वह बर्मा था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार का शासन जो है भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और म्यांमार और भारत का शासन 1935 अधिनियम से पूर्व तक जो है वह साथ साथ चला था। फिर देखिए यहाँ पे रंगून जो होगा म्यांमार में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। क्योंकि देखिएगा मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो था उसको
अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था अंतिम समय में और वहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों की ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो देखिएगा ये होता है आपका अवतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, द्विफोकल लेंस के ऊपरी भाग को अवतल लेंस कहते हैं और नीचे वाले परत को उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करता है, ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग जो होता है वह समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। ठीक है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग जो है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए भी किया जाता है। तो जरा दृष्टि रोग जो होता है, यहाँ पे दोष जो होता है उसमें क्या होता है कि न निकट और न दूर की वस्तु लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो आंख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण जो है समंजन क्षमता, यहाँ पे देखेंगे, का कम हो जाना। ठीक है, अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिएगा आप लोग, बूढ़े लोग में आंख ज़्यादातर खराब होने को यहाँ पे मिलेगा, देखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनती है? तो देखिए इमेज जो बनता है ना मनुष्य की रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रेटिना में क्या होता है? तो मनुष्य के आंखों में प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे रेटिना को रक्त पटल बोला जाता है और इसके नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, इसी को रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पे रेटिना हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग कॉर्निया, यहाँ पे आपका देखेंगे कॉर्निया जो होता है प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको कि नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। मतलब कोई भी मनुष्य अगर चाहे नेत्रदान करना तो ये कॉर्निया को ही निकाला जाता है। ठीक है, तो नेत्रदान में कॉर्निया को निकाला जाता है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे आइरिस आपका दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, उसको जिसको आइरिस बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आइरिस गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली यानी कि पुपिल्स के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका प्यूपिल्स दिया हुआ है यानी कि पुतली जिसको बोलते हैं। तो आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, और इसी छिद्र को आंख की पुतली कहा जाता है। पुतली जो होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिए कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि रेटिना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे सन 1947 में, यहाँ पे 1946 में शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपको बता दें कि 1946 में शाही नौसेना का जो विद्रोह था इसकी शुरुआत 18 फरवरी यहाँ पे 1946 को बम्बई में किया गया था। ठीक है, और बम्बई के HMIM तलवार के 1100 नाविकों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो आंसर हो जाएगा गुन्नार मिंडल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुन्नार मिंडल। ठीक है, ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। आपको बता दें कि भारत में रोलिंग प्लान, यहाँ पे रोलिंग योजना जो है उसकी शुरुआत 1978 में शुरू की गई थी। ठीक है, और 1980 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद फिर इस योजना को खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त जो है वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा विद्युत मोटर जो है दिग्ग यहाँ पे परिवर्तन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पर? लंबाई पर, आकृति पर, मोटाई पर या पदार्थ की प्रकृति पर? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा आप देखेंगे आपका हो जाएगा धातु के तार, यहाँ पर जो हो जाएगा वैद्युत, यहाँ पे देखेंगे प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
यहाँ पे मध्याग्रह, यहाँ मध्याग्रह भोजन योजना यानी कि मिडिल जो होता है ना मध्य में, तो यहाँ पे भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे मध्याग्रह भोजन जो है योजना भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जो है तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि मध्याग्रह भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में जो 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास के बच्चों तक यहाँ पर कक्षाओं में जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1995 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने को निर्देश दे दिया और वर्ष 1921 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो यहाँ पे 9289 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यह रेल मार्ग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पे है और इसको जो है व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। व्लादिवोस्टोक भी एक देश है, उसको जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको बता दें कि विश्व में रेल मार्ग का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था, जबकि विश्व की पहली रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। ठीक है, और भारत में आपको बता दें कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, बंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अजात शत्रु जो था वह किस वंश का शासक था। तो देखिए अजात शत्रु जो था वह आपका हर्यक वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, तो बिंबिसार जो हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक होगा। बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश का स्थापना जो हुआ था यहाँ पे देखेंगे 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे नंद वंश और मौर्य वंश के जो है संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे नंद वंश दिया है, तो नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, और फिर दिया है यहाँ पे गुप्त वंश, तो देखेंगे गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, और गुप्त वंश का पहला महान शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लिफ्ट ए त्वरण यानी कि ए ग्रेटर देन जी से नीचे जा रही है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सरदार पटेल को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इनके साथ जो पीवी मेनन ने भी इनका साथ दिया था। पीवी मेनन जो थे भारत की आज़ादी और पावर ट्रांसफर, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण पर एक किताब लिखा था जिसका नाम ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया था। ठीक है, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे देखेंगे दे रखा है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो था वह 1971 में, ठीक है, भारत पाक युद्ध जब हुआ था उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति तथा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी घोषणा इन्होंने किया था। ठीक है, और इनके समय में ही ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से
किन वर्षों में हुआ था? तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 1845 से लेकर 1846, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान देंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में यहाँ पे देखेंगे सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और युद्ध के दौरान सिख बढ़ते गए और अंततः उनकी हार हो गई थी, ठीक है। आपको बता दें कि सन 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 18 अप्रैल 1848 से लेकर के 29 मार्च 1849 तक चली थी, ठीक है। और इस युद्ध में जो था, जब द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसकी समाप्ति के बाद देखेंगे सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश सरकार भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। जब जिंक जो है धातु को कॉपर सल्फेट में घोल में डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए ये होता है जिंक सल्फेट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये आपको बता दें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी का यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे देखेंगे थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका यहाँ पे विकासशील देशों के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड वर्ल्ड की परिभाषा की बात करें तो आपको बता दें कि आधुनिक परिभाषा का उपयोग उन देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो गरीब या विकासशील हो। जो देश थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है उनके विशेषता आमतौर पर गरीबी का उच्च दर, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, उसके बाद उच्च मृत्यु दर इत्यादि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम कौन थे? तो चोल वंश से संबंधित था। ठीक है, अगर चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयालय था। ठीक है, जो कि 850 से 887 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी या फिर उसको तंजावुर बोला जाता था। तंजावुर का वास्तुकार जो था कुंजर मल्लन राज्य राज्य पेरुथच्चन। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और राजेंद्र प्रथम जो था वह 1044 ईस्वी से, यहाँ पे देखेंगे 1044 से 1054 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए और एक घटना और हुई थी, देख लेते हैं। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे। और शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य से लोक सेवा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा मिजोरम राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में लोकसभा की संख्या 1 है। हम बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 40 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गोवा में, तो गोवा में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हो जाएगा। और त्रिपुरा दे रखा है, तो त्रिपुरा में भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब में कितना है? तो 2-2 है। और यहाँ पे मिजोरम में देखेंगे तो 1 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और आपका उत्तराखंड में 5 है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पे दे रखा है सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले होगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो देखिए असंतृप्त यौगिक आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा प्रोपाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 एवं 3। चलिए अगला देखेंगे। हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका जो हो जाएगा एथीरोस्क्लेरोस, यहाँ पे देखिएगा एथीरोस्क्लेरोसिस। हिंदी में थोड़ा टफ होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये टफ वर्ड है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। चलिए हमने पढ़ लिया। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए सेनकोट्टा दर्रा जो है आपका त्रिवेंद्रपुरम और मैदुरै के बीच में स्थित है। तो त्रिवेंद्रपुरम और मैदुरै, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा थालघाट भोरघाट दर्रा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। और ये मुंबई और नासिक के बीच को जोड़ता है। तो कौन सा? तो थालघाट और भोरघाट। यहाँ पे थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, थालघाट। और भोरघाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है, भोरघाट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक दे रखा है पालघाट। तो पालघाट जो दर्रा है वह केरल राज्य में स्थित है। ये जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है। तो पल्लक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हो जाएगा आपका भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव होता है, सेक्रेंसी पर्व और मोअत्सु पर्व आदि मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मिजोरम जो हो जाएगा, मिजोरम में हम लोग अंथिरुयम महोत्सव, चपचार कूट पर्व आदि मनाते हैं। उसके बाद मेघालय है, तो मेघालय में जो है आपका नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है और वांगला पर्व मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मणिपुर में, तो मणिपुर आपका हो जाएगा यहाँ पे साजीबू चेराओब और कांग चिंगवा, ये सब मनाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद एक फेमस है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, असम, जो कि सत्रिया नृत्य है। और असम में जो है बिहू पर्व होता है और अम्बुवाची मेला पर्व होता है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो देखिए मनुष्य के बाहरी हिस्से को कहा जाता है कान के कर्ण पल्लव बोलते हैं उसको। तो कर्ण पल्लव ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वे जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठोर जल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कठोर जल। जल दो प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जिसको मृदु जल और कठोर जल बोला जाता है, ठीक है। तो मृदु जल के बारे में देख लेते हैं, हम लोग बता देते हैं आपको। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है, ठीक है। और मृदु जल जो होता है पीने योग्य होता है, ठीक है। धातत्व के लिए यहाँ पर मृदु जल जो है पीने योग्य होता है, परंतु यदि जल की अल्प मात्रा में कठोरता विद्यमान हो तो यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। कौन सा? तो मृदु जल में। उसके बाद देखेंगे आपका कठोर जल है, हार्ड वाटर। यह जल जो है जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना, ठीक है। और जल की कठोरता जो है वह दो प्रकार की होती है। तो देखिएगा कठोरता जो होता है एक को बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता होता है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यहाँ पे किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे देखेंगे आपका, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग जो हैं वह पदों के भूखे हैं। और लाला लाजपत राय यहाँ पर है, तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने अपने यंग इंडिया में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। संसद की प्राक्कलन समिति है। ठीक है, देखिए संसद की प्राक्कलन समिति जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्थाई समिति है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति जिसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी, इस समिति का गठन जो है यहाँ पे 1950 में किया गया था। ठीक है, और जॉन मथाई वित्त मंत्री थे उस समय, और इनके सिफारिश के आधार पर किया गया था। इनमें मूल 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इसकी संसद सदस्य संख्या बढ़कर 30 हो गई थी। ठीक है, और यह अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जंतु ये वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंद वाले बस ये सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? तो मेनार्की जो है यहाँ पे लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। मेनार्की के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो यह 12 से 13 वर्ष की उम्र जो होती है इसी में मेनार्की होता है, तो ये मेनार्की कहलाता है। जो कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम प्रारंभ होना, यानी कि जब पहली बार शुरू होता है कब? तो 12 से 13 साल की उम्र में, उसी को हम लोग मेनार्की कहते हैं। और स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष तक यहाँ पे देखेंगे उम्र के बाद ऋतुस्राव जो है नहीं होता है, यानी कि जो पीरियड्स होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और इसे ही रजनोवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो रजनोवृत्ति, मेनोपॉज। ठीक है, और गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। ठीक है, और जरायु में उंगलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें अंकुर कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा अंकुर जो होता है यहाँ विली जिसको बोलते हैं, और गर्भाशय कोशिकीय परत की संपर्क क्षेत्र को अपरा यानी प्लेसेंटा कहा जाता है। और अंडाशय और अंडाणु को यहाँ पे की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब यहाँ पे देखिएगा। और एक पॉइंट है निषेचन, यहाँ पे निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब आप लोग याद करिए, नोट करके आप लोग एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? ठीक है, तो मूल्य स्थिर यहाँ पे देखेंगे आपका मजदूरों की मजदूरी का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी हो जाएगा, इन लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, एक दिन का काम यहाँ पे इनका एक दिन पैसा मिलता है, तो मजदूरों की मजदूरी लोचदार होती है। ठीक है, लोचदार मांग एक आर्थिक अवधारणा को संदर्भित करती है जो बताती है कि किसी वस्तु व सेवा की मांग उसकी कीमत में उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौशिक ने यहाँ पे, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, चलिए अगला देखेंगे। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, करने के साथ साथ यहाँ पे उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। और इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, वही दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई थी। ठीक है, चलिए द्वितीय दिल्ली दरबार की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और तृतीय दिल्ली दरबार यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय शासन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची जो है तीनों अनुसूचियों के बारे में बताता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है अनुसूची 7 में। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची में जो है, यहाँ पे संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय है। तो ये भी पॉइंट ध्यान देंगे। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला होता है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है तथा यह जो है संसद को प्रदत्त शक्ति जो है एक अलग से बनाया गया है, जिसको अवशिष्ट विधायी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट संघ हो जाएगा एक, जो कि इसको अलग से कानून बनाता है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, जो भी नेटवर्किंग का कनेक्टिंग जो काम करते हैं, ये सब कहाँ आता है? तो ये सब अवशिष्ट सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, बीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन, ये सब जो है संघ सूची का विषय है। उसके बाद देख लीजिए कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय विक्रय आदि जो है राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखेंगे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जल मार्ग कारखाना, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा आदि, ये सब क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट्स कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पराग कण किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिएगा पराग कण जो होता है आपका यहाँ पर, ये पराग कोश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंथर्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आरएनए में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है एक डीएनए। तो डीएनए का होता है डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देख लेंगे ये सब है। डीएनए में शर्करा होती है, ठीक है, और आरएनए में शर्करा जो है, आरएनए में शर्करा होती है, आरएनए में भी होती है, डीएनए में भी होती है। उसके बाद डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल नामक बेस होता है। ठीक है, डीएनए एक मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का नियाग्रा यानी कि नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका चित्रकूट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब नदी का जल अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर किसी स्थान पर खड़े ढाल से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ जलप्रपात है, जैसे कि कुंचिकल जलप्रपात यहाँ पे कर्नाटका में है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा है, बराही नदी पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी के पास। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जिसको दुग्ध धारा या कपिल धारा भी बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर डुडुमा जलप्रपात जो है उड़ीसा में है। चुलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी के पास कर्नाटका में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1688 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1688 ईस्वी की क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम थर्ड ब्रिटेन का शासक बना था। ठीक है, और इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये सब ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, यानी कि इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस, साइकस। ठीक है, साइकस में काष्ठ जो होता है वुड
जिसको लकड़ी बोलते हैं, मेनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों रुपये का मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, रुपये का मूल्य ह्रास। रुपये की कीमत पूरी तरह उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था दोस्तों जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर टॉमस रो जो है वह 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था इनको। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में ये आया था। ठीक है, और आपको बता दें कि सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था और वह 1608 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और इसको भी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल बादशाह अकबर के नाम एक पत्र लाया था, किंतु जब वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? तो देखिएगा रस्किन बॉन्ड की पुस्तक यहां पर आपका हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द गोल्डन ईयर्स किसका था? तो रस्किन बॉन्ड का था। उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्शंस जो था ये श्री नारायण वाघुल ने लिखा था। फिर यहाँ देखेंगे गांधी सियासत और कम्युनलिज्म ये जो था पीयूष बोबले ने लिखा था। और इसके बाद देखेंगे वॉर एंड वुमेन ये जो था डॉक्टर एम ए हसन का था। फिर एक था जीते जी इलाहाबाद जो ममता कालिया ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? ठीक है, तो ये जो है 25 लाख दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी में दे रखा है, देख लेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख। खेल रत्न पुरस्कार को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, और इसमें 25 लाख रुपये का एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ खेल से संबंधित। जैसे अर्जुन पुरस्कार, इसे 1961 में आरंभ किया गया और इसमें 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इस पुरस्कार द्वारा विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल के लिए 15 लाख एवं नियमित के लिए 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से आपका यहाँ पे पेस एंड भूपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लिएंडर पेस और महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है पेस और भूपति टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कार्तिक के महीने में। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सोनपुर में मेला लगाया जाता है। और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे 76 मेला पुकारते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अफ्रीकी परमाणु जो है हथियार मुक्त क्षेत्र जो संधि है क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है दोस्तों पेलिंडावा संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे जादव पायेंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जायद प्यांग को कहते हैं। ठीक है, और ये इनका पूरा नाम जो है जादव प्यांग जोरहाट है, जो कि असम के पर्यावरणविद व वानिकी कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया और सन 2015 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। किनको? तो सुंदरलाल बहुगुणा को।
चलिए भारत का यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन ही दे रखा है, भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश संखला को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, अभी अभी देखें हम लोग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को जादव पयांग के रूप में नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव को बोलते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को बोला जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 25, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। और आपको बता दें कि इसका थीम क्या था, तो वोटिंग बेमिसाल है। ठीक है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर सर्व श्योर। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कुछ कुछ दिवस हैं जो प्रमुख हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया? तो ये अपना लिया क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, किस राज्य, यहाँ पे देखेंगे कौन से राज्य जो है उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो ये बना है केरल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल। केरल उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और केरल उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2023 को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोरलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा डॉक्टर कर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये चुना गया है जियानी इन्फेंटिनो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों पंकज सिंह को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, लेखक नारायण बाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया है आपका निर्मला सीतारमन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो देखिए जीपीटी का पूर्ण रूप आपका होगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उनका किसका जनक माना जाता है? तो बिल्कुल MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि भारत का हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम था। ठीक है, का जन्म जो यहाँ पे देखिएगा, इनका निधन जो है 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य की मैटी केले को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मैटी केले यहाँ पे देखेंगे, तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले की मैटी केले को यहाँ पे GI टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, किस फिल्म ने 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आपका सरदार उधम। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुराना संसद भवन
को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए, पुराना संसद भवन जो है उसको हम लोग संविधान सदन के नाम से जानेंगे। 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही नए भवन में स्थानांतरित हुई और प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की। इसे संविधान सदन कहा जाएगा। ठीक है, और इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा जो है सभापति दोनों ने स्वीकार किया और वही नए संसद भवन का नाम जो है भारत का संसद भवन रखा गया। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था और इसका निर्माण जो है 1921 से 1927 के बीच किया गया था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है स्वाति नायक ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया असम में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? तो ये किया है दोस्तों पटना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो पियरे एगोस्टिनी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है फेरेंक क्रॉच, एनी एल हुलियर या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सोनापानी जो है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन पायरोक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O2। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे H2O2। ठीक है, H2O2 की खोज जो है थेनॉर्ड ने किया था जब बेरियम ऑक्साइड यानी BaO2 को प्रतिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से होता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको बता दें कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको D2O बोला जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसको भारी जल कहते हैं। ठीक है, और भारी जल का अनुभार 20 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सेट को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।